नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट वो खबरें जिस पर आज हमारी नजर होगी। सबसे पहले आपको शॉर्ट में वो 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे डिटेल में समझाएंगे भी। पहली खबर क्या है जानिए। उपचुनाव में परिवारवाद की पॉलिटिक्स को समझाएंगे। आपको ये भी समझाएंगे कि तेजस्वी को हेमंत ने 7 से ज्यादा सीट क्यों नहीं दी। बिहार को मिले 1000 से ज्यादा दारोगा, ये खबर भी बताएंगे। और साथ ही साथ 2025 तक बिहार में नौकरी की बहार कैसे है ये भी समझाएंगे और बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला देश का समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। और बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद फिर बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ एक बार फिर बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर बहस छिड़ गई है। या परिवारवाद का निकृष्ट स्वरूप है कि मुंह से समाजवाद की बात करेंगे, अब मौका मिलेगा तो केवल बेटा बेटी के लिए ही राजनीति करेंगे। सूप दूसरे चलने के जिरम 70 को छेद है। नेता एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि किस पार्टी से किसे टिकट मिला। तरारी से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को बनाया है अपना उम्मीदवार। विशाल प्रशांत जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी ने रामगढ़ से अजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। आरजेडी ने बेलागंज सीट से विश्वनाथ यादव को अपना कैंडिडेट बनाया है। विश्वनाथ यादव सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। तो वहीं इमामगंज से एचएएम यानी हम की ओर से दीपा मांझी चुनावी मैदान में हैं, जो पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू हैं। किसी के परिवार का राजनीति में होना कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ एक परिवार से आने के कारण राजनीति में आपका हक होना यह परिवारवाद है। लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने सीट को जिसको चाहते हैं उसको पैसा लेकर बेचने का काम करते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि चारों ही सीटों पर कोई न कोई उम्मीदवार ऐसा है जिसका किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध है। ये अलग बात है कि नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को समझाते हैं। उसके पहले ये भी जान लीजिए कि कहां से कौन कौन उम्मीदवार हैं। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तरारी में बीजेपी से विशाल प्रशांत और सीपीआईएमएल राजू यादव उम्मीदवार हैं। बेलागंज से जेडीयू से मनोरमा देवी का मुकाबला आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह से है। जबकि रामगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अशोक कुमार सिंह की चुनावी लड़ाई आरजेडी के अजीत कुमार सिंह से है। इमामगंज में हम की उम्मीदवार हैं दीपा मांझी और उनका मुकाबला है आरजेडी के रोशन कुमार मांझी से। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल तरारी से सुनील कुमार पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी से टिकट दिया गया है। सुनील पांडे 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब आरजेडी के नेता बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर रामगढ़ सीट से आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही नहीं, बेलागंज में भी आरजेडी की ओर से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव को ही टिकट दिया गया है। मतलब जो आरजेडी के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे थे, उन्होंने बीजेपी से ज्यादा टिकट परिवार से जुड़े नेताओं को दे दी है। परिवारवाद का आरोप हम पर भी लग रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी के सांसद बनने के बाद खाली हुई उनकी सीट इमामगंज से उनकी बहू यानी कि दीपा मांझी उनकी उम्मीदवार हैं।
मतलब ये कि सभी पार्टियों के अंदर एक ही स्थिति नजर आ रही है। हर राजनीतिक दल के ऊपर परिवारवाद का साया मंडरा रहा है। बढ़ते आगे, अब बात झारखंड चुनाव की कर लेते हैं। कुछ समय से चल रही रस्साकसी के बाद आरजेडी ने आज फैसला ले ही लिया कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। तेजस्वी की आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक खत्म हो गई है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल, ये बयान उनका आया। सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बैठक में नेताओं से फीडबैक भी लिया गया। पुराने नेताओं को आरजेडी में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सात सीट पर फाइनल हो गया है। हुआ नहीं है, जो भी होगा ये क्लियर है कि हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे सीट जो भी हो, उम्मीदवार जो भी हो। क्या मतलब है कि राजद बैकफुट पे आ गई है? वो बैठक पे नहीं है। हम लोग को जो मांग है वो संभावना है कि सब पूरा हो जाएगा। सर कुछ सीटों पर अभी भी मतलब बस लगभग क्लियर हो गया, लगभग मात्र 10% बाकी। और इंडी गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम आवास पर फिर जुटे हैं गठबंधन के नेता। सीएम आवास पर आईएनडीआईए की बैठक, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में सीटों का फॉर्मूला फाइनल होना संभव बताया जा रहा। माले ने 6 सीट का प्रस्ताव रखा है। बगोदर, राजधनवार, जमुआ, निरसा, सिंदरी और पांकी। तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में बात बन पाती है या नहीं। हालांकि आरजेडी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो गठबंधन के साथ ही जाकर चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो सीएम आवास पर आईएनडीआईए की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि लगातार ये बैठकों का दौर जारी है क्योंकि सीटों के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही थी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी स्थिति को साफ कर चुका है कि वो गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इधर माले की नाराजगी अभी भी खुलकर सामने आ रही है। उनकी मांग है कि जो 6 सीटें वो चाहते हैं, उन्हीं 6 सीटों पर माले के उम्मीदवार उतारे जाएं। और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से ये बैठक रखी गई है। अभी कुछ देर पहले ही आपने तस्वीरें देखी थी जब सीएम आवास पर ये बैठक चल रही थी। कल भी बैठकों का दौर जारी था, लेकिन आज एक बार फिर से बैठक शुरू हो चुकी है। और तेजस्वी की पार्टी को महज 7 सीट ही क्यों मिली, इसको समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। जेएमएम के खाते में 43 से 45 सीट आई है, तो कांग्रेस के खाते में 25 से 27 सीट गई है। वहीं आरजेडी को 7 और सीपीआईएमएल को 4 सीटें मिली हैं। लेकिन सीट बंटवारे से आरजेडी बेहद नाराज है। अब आरजेडी को 7 सीट से ज्यादा हिम्मत क्यों नहीं दे रहे, उसको समझने के लिए 2019 के रिजल्ट को समझना होगा। दरअसल साल 2019 में कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ी, पहले आप वो समझिए। दरअसल जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस, अगर जेएमएम की बात करें तो वो 43 सीटों पर, कांग्रेस 31 सीटों पर और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब ये भी जानिए कि किसको कितनी सीट पर जीत मिली। तो जेएमएम की अगर हम बात करें तो 31 सीट उनकी तरफ से जीते गए थे, 43 सीट और 31 कांग्रेस ने जीते। और 30 सीटों में अगर हम बात करें तो अलग अलग ये वोट प्रतिशत रहा था, जिसको लेकर आप समझ सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। अब जीत का प्रतिशत भी हम आपको समझा देते हैं। जेएमएम 69.76% पर जीत हासिल की थी, इतना वोट प्रतिशत उनका रहा था। इधर कांग्रेस की बात करें तो 61.61% और राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट प्रतिशत रहा वो 14.28%। ये बात है साल 2019 की। अब आप ये समझिए कि तेजस्वी को हेमंत ने 7 से ज्यादा सीट क्यों नहीं दी। 2019 के चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। 2019 में आरजेडी को 7 सीटें मिली और 2019 में आरजेडी को 7 में से महज 1 सीट पर जीत मिली। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत का रेशियो बहुत खराब रहा है। प्रतिशत में अगर हम समझे तो जीत का रेशियो महज 14.28% ही रहा, जबकि जेएमएम की जीत का रेशियो 69.76% था और कांग्रेस को भी 61.61% सीटों पर जीत हासिल हुई।
हेमंत 2024 में और ज्यादा नुकसान नहीं चाहते और इसीलिए यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार भी 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की अनुमति गठबंधन की तरफ से दी गई। हालांकि इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन अब ये बात बन चुकी है। आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र मिला और इनमें एक ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेन शामिल है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को दारोगा का नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। बिहार पुलिस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। बिहार पुलिस को एक साथ 1239 दारोगा मिले, जिन्हें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को भी दारोगा का नियुक्ति पत्र मिला है। इनमें एक ट्रांस विमेन और 2 ट्रांस मेन शामिल हैं। अब पुलिस बल की संख्या पूरी हो गई 1,10,000 और बीच में हमने 2013 में यह भी हमने तय कर दिया था कि पुलिस में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र पाकर सभी एसआई काफी उत्साहित हैं। बहुत पहले तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस वक्त और कोशिश करेंगे कि जो भी करें लॉ एंड ऑर्डर का पालन एक हिस्सा बनने जा रहे हैं पुलिस विभाग का, तो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से करें। फिलहाल बिहार में 1,10,000 पुलिस बल हैं, जिसको और ज्यादा बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बड़ी बात ये कि बिहार में पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद पुलिस की स्थिति कैसे बदली है, इसे समझने के लिए आंकड़ों को जरा देख लीजिए। पिछले 20 साल में बिहार पुलिस की संख्या 2.5 गुना अधिक हो गई है। आंकड़े सब कुछ बता रहे हैं। 2004 से लेकर 2005 में बिहार पुलिस में जवानों की संख्या 42,481 थी, जो 1,10,000 तक बढ़कर हो गई। बिहार पुलिस में स्वीकृति पद की संख्या 2,29,139 है, जबकि अभी कार्यरत जवान 1,10,000 है। बिहार पुलिस स्वीकृत पद की संख्या कार्यरत जवान 2,29,139 है, तो वहीं 1,10,000 भी हैं। लेकिन बिहार सरकार बहुत जल्द पुलिस विभाग में 1,23,000 पदों पर बहाली करने जा रही है, जो बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है। किस किस पद पर बहाली होगी ये भी आप जान लीजिए। कांस्टेबल से डीएसपी तक के पद पर बहाली होनी है, यानी कि नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक बहाली होगी। और किस पद पर कितनी बहाली है ये भी समझिए। डीएसपी के पद पर 136 बहाली होनी है और इस बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण भी मिलेगा। मतलब ये साफ है कि बिहार में एक बार फिर रोजगार की बहार आने वाली है। जो योग्य हैं वो तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि अब आपकी नौकरी लगने ही वाली है। नियुक्तियां निकाल दी जा चुकी हैं और ऐसे में आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। बढ़ते आगे। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री ने डीजीपी गृह सचिव की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले अगले 6 महीने के अंदर नियुक्तियां हो जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करें। जब 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तभी सीएम नीतीश के मुंह से निकला 6 महीने में सभी खाली पदों की भर्ती पूरी कर लें। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है, जरा इधर ताकिए कि पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। ये देखिए, मौका बिहार में बहाल 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र देने का था, जहां मंत्री से लेकर राज्य के बड़े अधिकारी तक मौजूद थे। नियुक्ति पत्र लेने वाले नए नवेले दारोगा जी भी बैठे थे। तभी अचानक
सीएम नीतीश डीजीपी आलोक राज की ओर मुखातिब हुए और हाथ जोड़कर कह दिया कि जो भी बहाली होनी है उसे 6 महीने के अंदर पूरा करें। इसलिए अधिकारी लोग मौजूद है, जरा इधर ताकिए कि पहले 6 महीना में ही आप पूरी तौर पर बहाली कर लीजिए। हम आपको ये कहने वाले हैं, समझ गए ना, कि तेजी से करिए। डीजीपी ने भी मुख्यमंत्री को तुरंत आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हुक्म की तामील होगी। सभी संवर्गों में नियुक्तियां होंगी। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 24 लाख रोजगार दे दिया जाएगा। फिलहाल 7 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज्यादा नौकरी की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि विपक्ष नीतीश सरकार के समय में दिए गए नौकरियों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता रहा है, जिस पर नीतीश भी खुलकर कहते रहे हैं कि नौकरी उन्होंने दी है और ये बताने की कोशिश की है कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नौकरी पर सियासत हो रही है तो तुलना भी होगी। तो आइए जान लेते हैं कि किसकी सरकार में कितनी नौकरियां मिली हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी सरकार थी, तो 2005 से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है। नौकरी पर सियासत लगातार की जा रही और ऐसे में अब आंकड़ों के माध्यम से समझिए कि किस सरकार में कितनी नौकरियां थी। 1990 से लेकर 2005 तक बात करें तो 53,499 लोगों को नौकरी मिली। वहीं नीतीश सरकार की अगर हम बात करें तो 2005 से लेकर 2023 तक 7,78,600 लोगों को नौकरी मिली है। और देखिए, सिपाही भर्ती में 1990 से लेकर 2005 तक 19,538 लोगों को नौकरियां मिली। वहीं 2005 से लेकर 2023 यानी कि नीतीश सरकार में 2,14,600 पदों पर बहाली हुई। शिक्षक बहाली की अगर हम बात कर लें तो शिक्षकों के लिए 1990 से लेकर 2005 में 33,499 पद को लिए स्वीकृति मिली थी, तो वहीं दूसरी ओर 2005 से लेकर 2023 तक यानी कि नीतीश सरकार में 5,64,000 नियुक्तियां की गई। और इसके अलावा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे भी समझे। अगर 2005 से लेकर 2021 के आंकड़े अगर देख लें तो 3,49,000 शिक्षकों की बहाली हुई और सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली की गई है, जो कि आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस सरकार में कितनी बहाली हुई। बढ़ते आगे, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगा दिया। नीरज कुमार ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए इसके लिए कागजात पेश कर दिए। नीरज कुमार के आरोप पर सियासत गर्म हो गई है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं रहते तो आय बढ़ जाती है, पर पद पे जब रहते हैं तो इनकी आय घट जाती है। 2014-15 में तेजस्वी यादव विधायक नहीं थे और इनकी सालाना आय 5,18,000 रुपए थी। विधायक बने तो इनकी आय 1,41,000 कैसे हो गई? ऐसा कैसे संभव है? इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने हलफनामे में दी है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया? मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया है कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है? माल घटाट 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ? 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया? ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं, दूसरे के माध्यम से नहीं। तेजस्वी यादव जी स्वयं आकर के आप बताइए, ये जो इनकम घोटाला आपने किया है, सैलरी घोटाला किया है, अपने एफिडेविट में जो गलत जानकारी दी है, यह क्या लोक जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना।
वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद आरजेडी ने भी जेडीयू पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। आरजेडी ने जेडीयू के आरोपों को सरासर गलत बताया। जनता दलियों के बयानवीर अज्ञानी भी हैं, इसका अंदाजा मुझे लगा। वेतन घोटाला धरती पर करने का किसी के अंदर साहस नहीं है। वेतन विसंगति मैंने सुनी है, वेतन घोटाला नहीं। ये घोटालेबाज लोग 1,500 करोड़ का सृजन घोटाला कर गए, उससे अधिक है। चले हैं देखने के लिए पहाड़, ऊंट चला है पहाड़ देखने। और आइए अब खबर तो समझिए। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी विधायक नहीं रहते तो आय बढ़ जाती है, ऐसा उनका कहना है। तेजस्वी जब विधायक होते हैं तो आय घट जाती है, इसके भी प्रमाण उन्होंने दिए। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के साल 2014-15 के चुनावी हलफनामे का जिक्र उन्होंने कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि उस हलफनामे के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो अपने पद पर नहीं रहते तो उनकी आय अचानक ही घट जाती है। सालाना आय 5,18,000 रुपए थी, विधायक बनने पर आय 1,41,000 रुपए हो गई। 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दिया गया है और तेजस्वी की आमदनी केवल 89 लाख। एफिडेविट में ये बिल्कुल गलत है, जानकारी उनकी तरफ से गलत दी गई है, ऐसे आरोप नीरज कुमार लगा रहे हैं। विधायक बनने से पहले डिप्टी सीएम बनने के बाद आय में 8 गुना अंतर कैसे हो गया? हालांकि आरजेडी ने आरोपों को सिरे से गलत बता दिया है और ये सारे आरोप जो हैं वो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से लगाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।